Hi everyone, I am Rita and you are watching Legal Notes and many more. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 34 के बारे में। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 34 किसी क्राइम के किए जाने पर सजा का प्रावधान नहीं करता, परंतु इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी आरोपी पर यानी कि एक्यूज्ड पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में केवल अकेले धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता। यदि किसी अपराध के आरोपी पर धारा 34 लगाई गई है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ ही कोई अन्य धारा भी अवश्य लगाई गई होगी। फ्रेंड्स, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 34 संयुक्त दायित्व या आणविक आपराधिकता, जिसे कि इंग्लिश में ज्वाइंट लाइबिलिटी कहते हैं, के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने यानी कि इन फर्दरेंस ऑफ दियर कॉमन इंटेंशन में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व यानी कि लायबिलिटी के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी कि जब कई व्यक्ति संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंटली कोई आपराधिक कार्य सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन के अग्रसर करने में यानी कि आगे ले जाने में करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक उस कार्य के लिए ऐसे दायी अर्थात लायबल होता है जैसे वह कार्य उसने अकेले किया हो। फ्रेंड्स, इस बात को इस उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए ए बी सी एक व्यक्ति डी की हत्या करने की योजना बनाते हैं और डी को मारने के लिए जाते हैं और डी को मार डालते हैं। तो यहाँ डी की हत्या के लिए ए बी सी संयुक्त रूप से दायी यानी कि जिम्मेदार होंगे। मृत्यु का कारण भले ही ए द्वारा पहुंचाई गई चोट हो। सेक्शन 34 को भली प्रकार से समझने के लिए सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब किसी कार्य में लगे हुए सभी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य या आशय होता है तो उसे सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन कहते हैं। लेकिन जब ऐसे व्यक्तियों ने पहले से ही योजना बनाकर एक ही उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए कार्य किया है तो उसे सामान्य आशय अर्थात कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। अतः सामान्य आशय का अर्थ है कि पूर्व नियोजित योजना मतलब कि प्री प्लान्ड प्लान के अनुसार एक ही उद्देश्य के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। परंतु धारा 34 के अधीन सामान्य आशय के लिए कार्य से तात्पर्य आपराधिक कार्य यानी कि क्रिमिनल एक्ट से है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य आशय के लिए दो बातों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला है पूर्व नियोजित योजना यानी कि प्री अरेंज्ड प्लान और दूसरा है दिमागों का मेल होना यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय ने पांडुरंग एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में निर्णय दिया है कि सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना, जिसे इंग्लिश में प्री अरेंज्ड प्लान कहते हैं, अर्थात दिमाग का मिलन आवश्यक है। यह मिलन यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड कितनी भी जल्दी और कभी भी हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं सेक्शन 34 के संदर्भ में प्री अरेंज्ड प्लान यानी कि पूर्व नियोजित योजना क्या है। धारा 34 कहती है कि जहां अपराध करने वालों ने अपराध करने से पहले योजना बनाई हो, सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन वही हो सकता है, क्योंकि सामान्य आशय वहां उत्पन्न नहीं होता जहां बिना कोई योजना बनाए यानी कि बिना
प्री अरेंज्ड प्लान के कई व्यक्ति एक अपराध करते हैं। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए का और खा पर का की हत्या करने का आरोप है। यहाँ यदि का और खा ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसरण में गा की हत्या की है तो माना जाएगा कि का और खा में सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन था। परंतु यदि का और खा ने बिना पूर्व नियोजित योजना के गा की हत्या की है तो यह माना जाएगा कि का और खा के बीच सामान्य आशय नहीं था। परंतु फ्रेंड्स, यह आवश्यक नहीं है कि का और खा ने अपराध करने के बहुत पहले ऐसी योजना बनाई हो या अपराध करने के पहले सलाह किया हो। ऐसी योजना घटना स्थल पर भी बन सकती है, जैसा कि M.A. अब्दुल्ला वर्सेस केरल राज्य में हुआ। कुछ लोग एक व्यक्ति पर असलहों यानी कि हथियार से हमला कर रहे थे। जहां पर यह घटना हो रही थी वहां पर अभियुक्तों का दोस्त भी खड़ा था। वह भी मृतक पर तलवार लेकर हमला करने के लिए झपटा, परंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया जिससे वह हमला ना कर सका। इस मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि अभियुक्तों के साथ उसका भी मृतक को मारने का सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन था। एक अन्य केस अबानी के देवनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा में झगड़ा मूलतः दो व्यक्तियों में शुरू हुआ था। मृतक आरंभ में झगड़े में शामिल नहीं था। मृतक झगड़े में बीच बचाव कर रहा था। ऐसा मालूम होता था कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी। उसी समय घटना घटित हो गई। जानलेवा चोट केवल एक अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायालय ने दूसरे अभियुक्त की धारा 302/34 के अधीन दोष सिद्धि को खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, सामान्य आशय के लिए दिमागों का मेल यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होना एक आवश्यक तत्व है। दिमागों का मेल यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स केवल तभी हो सकता है जब अपराध करने वालों को अपराध की पूर्ण जानकारी रही हो और अपराध करने वालों ने अपराध की पूर्ण सहमति दी हो। अर्थात सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना ही नहीं अपितु अपराध करने वालों में दिमागी मेल यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स यानी कि दिमागों का मिलन सामान्य आशय के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य आशय के लिए न केवल पूर्व नियोजित योजना बल्कि अपराध करने वालों के बीच मन की मिलन होना भी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि सेक्शन 34 के आवश्यक तत्व क्या हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 34 आईपीसी का पहला आवश्यक तत्व है कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो कि अपराध हो। फ्रेंड्स, ऐसा कृत्य यानी कि एक्ट जो कानून द्वारा दंडनीय है एक आपराधिक कृत्य अर्थात क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है। लेकिन धारा 34 केवल वहीं लागू होती है जहां किसी भी आपराधिक कृत्य में कम से कम 2 कार्य किए जाते हैं। यानी धारा 34 के तहत अपराध के लिए कृत्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपराधिक कृत्य में केवल एक कार्य किया जाता है तो वह कई व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। हेमराज वर्सेस दिल्ली प्रशासन के मामले में अपीलकर्ता और अन्य 3 अभियुक्तों पर मृतक की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। मृतक की हत्या केवल चाकू से की गई थी। साक्ष्यों से यह सिद्ध होता था कि मृतक की हत्या अपीलकर्ता ने केवल चाकू से की थी, क्योंकि मृतक के शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं था। निर्णय लिया गया कि धारा 34 लागू नहीं होगी। इसलिए केवल
अपीलकर्ता को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नागरत्नम वर्सेस स्टेट में माना कि अपीलकर्ता केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, धारा 34 लागू होने के लिए केवल आपराधिक कार्य यानी कि क्रिमिनल एक्ट का किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपराधिक कार्य का कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना भी जरूरी है। यद्यपि धारा 34 में व्यक्तियों की संख्या नहीं बतलाई गई है, पर धारा में कई व्यक्तियों शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि सेक्शन 34 में डिफाइंड क्राइम के दायित्व के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध का किया जाना आवश्यक है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति किसी संयुक्त दायित्व के लिए कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किशोर चंद वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां 2 अभियुक्तों ने अलग अलग प्रकार का अपराध किया है, वहां धारा 34 लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हेमराज वर्सेस दिल्ली प्रशासन में अभिनिर्धारित किया गया कि जहां 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को अपराध से बरी कर दिया गया है, वहां भी धारा 34 लागू नहीं होती, क्योंकि धारा 34 लागू होने के लिए अपराध का कई व्यक्तियों द्वारा किया गया होना आवश्यक है। लेकिन रामविलास एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में जहां 7 अभियुक्तों में से 3 फरार हो गए और 2 को दोषमुक्त कर दिया गया, वहां 2 अभियुक्तों को धारा 34/302 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। राजन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह निर्णय दिया गया कि अपीलार्थी सह अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक के घर आया और उस पर बम फेंक दिया गया, जिससे मृतक मर गया। यह साबित था कि अपीलार्थी ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ सामान्य आशय को अग्रसर करने में मृतक की हत्या की थी। इस तरह जहां 2 अभियुक्तों में से एक की मौत हो गई हो, वहां धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि किया जा सकता है। फ्रेंड्स, केवल इस कारण से कि सह अभियुक्त विचारण से पहले ही मर गया, जिससे उसका विचारण नहीं हो सका, सह अभियुक्त यानी कि अपीलार्थी इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। उच्चतम न्यायालय ने केवल अपीलार्थी की दोषसिद्धि समुचित अभिनिर्धारित की है। फ्रेंड्स, धारा 34 तभी प्रवर्तित यानी कि एनफोर्स्ड की जा सकती है जब अपराध करने वाले व्यक्तियों में अपराध करने का सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन रहा हो। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने केदार प्रसाद एवं अन्य वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में निर्णित किया कि अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड पर वहां धारा 34 लागू नहीं होगी जहां अभियुक्त ने बिना सामान्य आशय के मृतक को चोट पहुंचाई हो। फ्रेंड्स, धारा 34 का चौथा और आखिरी तत्व है कि कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। केवल सामान्य आशय तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक वह सामान्य आशय को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य न किया गया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए A, B, C और D 4 लोग M की हत्या करने के लिए योजना बनाते हैं। यहाँ चारों लोगों में M की हत्या करने का सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन तो है, लेकिन धारा 34 तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक चारों व्यक्ति M की हत्या करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, अर्थात सामान्य आशय यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन को क्रियान्वयन करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। परंतु जहां अभियुक्तों ने मृतक को घातक हथियारों से चोट पहुंचाई हो, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों में मृतक की हत्या करने का आशय नहीं था,
इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामला दरबारा सिंह एवं अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य का है। इस मामले में मृतक जब खेत से घास निकाल रहा था, 4 लोगों ने घातक हथियारों से हमला करके उसे मार डाला। उसके भतीजे को भी चोटें पहुंचाई गईं। चारों अभियुक्तों को परीक्षण न्यायालय ने धारा 302/34 के अधीन दोषी ठहराया, परंतु उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को बरी कर दिया, जबकि 3 अभियुक्तों की दोष सिद्धि बरकरार रखी। तीनों अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया, क्योंकि अभियुक्तों और मृतक में पुरानी दुश्मनी थी। इससे अपराध का आशय स्पष्ट होता था। मृतक पर कुल 13 घाव थे, जिसमें कुछ चीरे एवं कुछ नुकीले हथियारों से किए गए लगते थे। इससे स्पष्ट था कि हमलावर कम से कम 3 थे। With this, we complete this topic. If there is any doubt, any query, please write it in comment below and also do subscribe the channel. Bye bye for now.